प्रिय छात्रों, हम लोग आज जो हैं एक करेंट टॉपिक से इंडियन इकोनॉमी को शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वह आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसे आत्मनिर्भर भारत योजना या भारत आत्मनिर्भर योजना भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये एक समसामयिक मुद्दे हैं और इस समसामयिक मुद्दा को ध्यान में रखकर हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो आत्मनिर्भर योजना को शुरू किया गया है या अभियान को शुरू किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके कौन ऐसे कारण रहे जिसके वजह से ये शुरू करना पड़ा और इससे देश में विकास को किस तरीके से बल मिलेगा, इस विकास का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचेगा, इन सभी बातों का जिक्र हम लोग इस अभियान के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं कि इस समय एक पैंडेमिक समस्या जो कोविड-19 जिसे कोरोना महामारी के नाम से भी जाना जाता है, इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश की सरकार भी जो है अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा या नई दिशा प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ अपनी एक व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। और सरकार हम लोग ये देखते हैं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नए अभियान या नई योजना की घोषणा करती है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके और जो घट रही विकास की दर है और जो लोगों की बढ़ रही मुसीबत है उनसे किसी तरीके से हमें आज़ादी मिल सके। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश की सरकार जो होती है वह एक नई योजना लेकर आती है जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत योजना या भारत आत्मनिर्भर योजना के नाम से भी इसे स्मरण किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये जो आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस या टेक ऑफ स्टेज की बात की गई है ये क्या है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता जैसा शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था में इस शब्द का प्रयोग कोई नया नहीं है, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में योजना काल के दौरान एक उद्देश्य पत्र में इस शब्द को शामिल किया गया था और इस शब्द को शामिल करके इसमें कुछ बातों को अचीव करने की लक्ष्य रखे गए थे। तो सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि आत्मनिर्भरता है क्या, फिर भारत में आत्मनिर्भरता जो होता है वो कहाँ से आता है, सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है और अब आत्मनिर्भरता योजना जो शुरू किया गया है इसका क्या मतलब है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अवलोकन करेंगे। तो चलिए, आत्मनिर्भरता को इंग्लिश में सेल्फ रिलायंस या टेक ऑफ स्टेज भी कहा जाता है। तो आत्मनिर्भरता का सामान्य तौर पर इस शब्द का मतलब यही होता है कि जब कोई राष्ट्र अपनी जरूरत या आवश्यकता के अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन स्वतः कर लेती है तो उसे हम कहते हैं कि यह देश आत्मनिर्भर है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि आत्मनिर्भरता एक अवस्था भी होती है। एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है प्रोफेसर रोस्टो। रोस्टो जो होते हैं वह विकास की 5 अवस्थाओं की व्याख्या करते हैं। जैसे वो सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास की पहली सोपान जो होती है वह परंपरागत अवस्था या ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एक संक्रमण होता है और अर्थव्यवस्था इस चरण को छोड़कर दूसरे चरण में प्रवेश करती है, उसे वो कहते हैं प्री टेक ऑफ स्टेज
यहाँ पर मोनार्ची इत्यादि की कंडीशन बनी रहती है, एक तंत्रवाद, लोकतंत्र की सुगबुगाहट जो होती है वो होती है लेकिन बहुत ही नीचे, लेकिन यहाँ पुनर्जागरण वगैरह होता है और इससे एक नवीनता इकोनॉमी में मिलती है और प्री टेक ऑफ स्टेज यानी आत्मनिर्भरता की पूर्व अवस्था की ओर पहुंचती है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि देश में एक नया संक्रमण होता है और वह अर्थव्यवस्था को तृतीय अवस्था में ले जाता है, इसे आत्मनिर्भरता की अवस्था कहते हैं। अब जैसे हम लोग ये देखते हैं कि रोस्टो ये मानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर बचत और निवेश की दर को 10% से बढ़ाकर अधिक कर दिया जाए तो निश्चित है कि वह अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। इसी तरीके से इस अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो होती है या सोशल ओवरहेड कैपिटल जो होता है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि रोस्टो आत्मनिर्भरता को एक अवस्था के रूप में स्वीकार करता है और वो मानता है कि इसके कई लक्षण अर्थव्यवस्था में होते हैं, जैसे निवेश और बचत की एक निश्चित दर की बात करता है, अर्थव्यवस्था में आधारभूत सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। इसी तरीके से सामाजिक ऊपरी सुविधा में हम लोग ये देखते हैं कि शिक्षा स्तर का विकास होता है, स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि क्या होती है इस अवस्था में बढ़ जाती है। अब हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि जब आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो हम लोग अपनी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, चूंकि भारत में आजादी के बाद नियोजित विकास का लक्ष्य रखा गया और नियोजित विकास के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि अपनी योजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता को हम प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। तो पहली बार हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य पत्र में आत्मनिर्भरता को शामिल तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौर में किया गया। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यह था आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना या सेल्फ रिलायंस या टेक ऑफ स्टेज को प्राप्त करना। और आत्मनिर्भरता का मतलब यह होता है कि जब कोई राष्ट्र अपनी जरूरत की वस्तु तथा सेवा का उत्पादन स्वतः करने लगती है, अधिकांश, चूंकि संपूर्ण वस्तु और सेवा का उत्पादन एक राष्ट्र द्वारा संभव तो नहीं होता और न हो सकता है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अधिकांश जरूरत की वस्तु और सेवा का उत्पादन अगर कोई राष्ट्र स्वतः करने लगती है तो उस राष्ट्र को आत्मनिर्भर राष्ट्र माना जा सकता है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको लक्ष्य बनाया गया। इसके बाद हमारे देश में जितनी भी पंचवर्षीय योजना चलाई गई उन सभी पंचवर्षीय योजना में हम लोग ये देखते हैं कि आत्मनिर्भरता को बनाए रखा गया और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हम प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करते रहे। लेकिन आप जानते हैं कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत 91 में होती है। यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण शुरू होती है। इस उदारीकरण के काल में हम लोग ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करने की बात की जाती है। उसके बाद 1995 में WTO का गठन कर दिया जाता है। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने की वकालत करता है। WTO मूलतः तुलनात्मक लागत के सिद्धांत पर आधारित है या तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। वो ये मानता है कि जो देश जिस वस्तु को उत्पादन में दक्ष और कुशल है उस वस्तु को उत्पादन और निर्यात करे और जिस वस्तु को उत्पादन में अदक्ष और अकुशल है उस वस्तु को उत्पादन बंद करके दूसरे देश से आयात करे। चूंकि व्यापार से लाभ की उत्पत्ति होती है और यह लाभ अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के स्तर को बढ़ाती है और संसाधनों का इष्टतम आवंटन करती है और अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार और उच्चतम विकास की दर पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि WTO के गठन के बाद आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति दुनिया के अधिकांश देशों में शिथिलता देखी गई। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि समय गुजरता है, आत्मनिर्भरता जो होता है एक तरह से कई योजनाओं में बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं रखा जाता है। अपनी इकोनॉमी को हम ओपन करते चले जाते हैं और दूसरे की इकोनॉमी से भी ये चाहत रख रहे थे कि वो भी अपनी इकोनॉमी ओपन करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य जो होते हैं वो काफी पीछे छूट जाते हैं, विशेष करके उदारीकरण के काल में। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि समय समय पर आत्मनिर्भरता की जरूरत भारत में महसूस की गई
और वर्तमान समय में चूंकि कोविड-19 का ये समय है और ये एक महामारी का समय है, और इस समय में हम लोग ये देखते हैं कि थोड़ा सा दुनियावी समीकरण या अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न राष्ट्रों के बीच में बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इस समय की दुनिया पहले की दुनिया की अपेक्षा अधिक डायनेमिक है, और इस डायनेमिक होने की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि रोज रिश्ते जो होते हैं वो बदल रहे हैं और एक नए नए आयाम पूरे दुनिया में स्थापित किए जा रहे हैं। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सरकार ने अभी हाल में स्पेशली भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा भरने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को प्रमोट करने के लिए, पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए और उच्चतम आर्थिक समृद्धि के दर को अचीव करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वह आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करते हैं। यहां पर भी आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर का मतलब यही है कि हम अधिकांश वस्तु का उत्पादन स्वतः करें। अब इन वस्तुओं में हम लोग ये देखते हैं कि चाहे उपभोक्ता वस्तु हो, चाहे हम लोग ये देखते हैं कि पूंजीगत वस्तु हो, चाहे मध्यवर्ती वस्तु हो, चाहे अंतिम वस्तु हो, इन वस्तुओं का अधिकांशतः उत्पादन हम अपने से कर लें, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि भारत में इसके पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत निर्माण योजना का नारा दिया था, और भारत निर्माण योजना में हम लोग ये देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो कहीं न कहीं उसका पूरक हो सकता है। और इसी पूरकता को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं महामारी की समस्या से निपटने के लिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा करते हैं, जिसकी बहुत उम्मीद की जा रही थी। अनेक अर्थशास्त्री जो होते हैं ये उम्मीद कर रहे थे कि इस तरीके से एक बल्क लेवल की पैकेज की घोषणा की जाएगी सरकार के तरफ से, जो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की एक नई दिशा प्रदान करेगी। और जो वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या है, जो समृद्धि की दर में गिरावट की समस्या है, इसी तरीके से बचत, निवेश, उपभोग इत्यादि की स्तर जो कम हो रही है, इनको किसी तरीके से रोका जा सके और लोगों की समस्याओं और मुसीबत को कम किया जा सके, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देश की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना या अभियान को शुरू किया। अब इस अभियान में 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की जाती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। हम लोग ये देखते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपीस की एक घोषणा की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण पैकेज है बल्क लेवल का। अगर जीडीपी के लिहाज से देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी का लगभग 10.2%, यानी कुल हमारे देश में जो सकल घरेलू उत्पादन है, उस सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा यह फिट होता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज की घोषणा की गई है वह लगभग जीडीपी का हम लोग ये देखते हैं कि 10% के क्या है, बराबर है। ये एक बहुत बड़ा रकम है। हम लोग ये देखते हैं कि इस अभियान के सहायता से अनेक कार्यक्रम जो पहले से शुरू किए गए हैं उनमें संसाधनों के लोकेशन, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई नई ये योजना एक नई है, ये अलग से शुरू की जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि ये योजना एक तरह से अन्य योजनाओं को पूरकता प्रदान करेगी। इन्हीं पैसों को निकालकर विभिन्न योजनाओं में हम देंगे ताकि देश में जो विकास की गति है या अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा मिल सके। तो उन सारे पुराने कार्यक्रम जो रिलीवेंट हैं उनमें ये धनों को क्या किया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा, और मुहैया करा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाएगा, लोगों की इनकम को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, देश में बचत और निवेश को परमिट करने की कोशिश किया जाएगा, इसी तरीके से वस्तु की आयात पर निर्भरता को कम किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि निर्यात की मात्रा को प्रोत्साहित करने की पहल की जाएगी इस पूरे पैकेज से। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए से एक आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करते हैं, और इस अभियान के सहायता से हम लोग ये देखते हैं कि कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है
ताकि अर्थव्यवस्था पुनः वापस पटरी पर आ सके। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 से ही बड़े मंदी की शिकार रही और लगभग शिकार ही रही। रहा सहा कसर आप जानते हैं कि पूरा कोविड-19 पूरा कर देता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो रेगुलर कम होती चली जा रही है। साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। इसी तरीके से उपभोग व्यय का डेटा ये बताते हैं कि गरीबी अनुपात भी देश में कुछ न कुछ जरूर बढ़ रही है, ये कम से कम घट तो नहीं रही है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में किसानों की दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि कोविड-19 के दौरान तमाम इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। बंद होने का परिणाम ये होता है कि बेरोजगारी की समस्या जो होती है वह अपने शिखर पर पहुंच जाती है। अब इन सभी चीज़ों को पटरी पर लाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कुछ न कुछ सरकार के तरफ से कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर किया जा सके, ताकि अर्थव्यवस्था में मांग की स्तर को बढ़ाया जा सके और मांग को बढ़ाकर, कीमत को बढ़ाकर निजी निवेश को बढ़ाया जाए, जिससे आय, उत्पादन और रोजगार की मात्रा बढ़े और अर्थव्यवस्था इस मंदी की समस्या से बाहर निकल सके। तो इस पैकेज का पूरा उद्देश्य हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो गर्त में दबी है उसे ऊपर निकालने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भारत आत्मनिर्भर अभियान या योजना जो चलाया गया है, इसमें एक पैकेज घोषित कर दिया गया। अब इसकी दो बातें हैं। इसमें यह कहा गया है, इसको दो चरण में पूरा करने की बात की गई है। पहले चरण में तो यह कहा गया है इस कार्यक्रम में या इस योजना के अंतर्गत कि पहले क्षेत्र में तो पहले चरण में हम लोग चिकित्सा है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसी तरीके से कपड़ा है, इसी तरीके से प्लास्टिक है, इसी तरीके से खिलौना है, यानी टॉयज प्रोडक्शन वगैरह है, इनके विनिर्माण या इनके उत्पादन पर हम बल देंगे और इसमें बड़ी मात्रा में ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब ये इन्वेस्टमेंट इन क्षेत्रों में किया जाएगा तो निश्चित है कि यहां पर उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। उत्पादन को बढ़ाने के लिए निश्चित है कि लोगों को काम मिलेगा और जब काम मिलेगा तो निश्चित है कि बेरोजगारी की दर या बेरोजगारी की जो समस्या होगी वह देश में क्या होगी, कम होगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर कोशिश ये की जाए कि इसका उत्पादन हम अतिरिक्त मात्रा में करें, यानी कहने का मतलब है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करें और वह भी अच्छी क्वालिटी में और कम लागत के साथ। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर योजना है इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि सरकार जो है स्वदेशी तकनीक को डेवलप करेगी और स्वदेशी तकनीक को डेवलप करके इन वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाएगा और उत्पादन करके इसको निर्यात भी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि दूसरे चरण में यानी फर्स्ट चरण में हम लोग ये देखते हैं कि दो तीन चीजों को मतलब महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया है। एक तो हम लोग ये देखते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी है, चिकित्सा है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं गारमेंट्स है, कपड़ा है। तीसरा हम लोग ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी तरीके से चौथा हम लोग ये देखते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री है और पांचवा हम लोग ये देखते हैं टॉयज इंडस्ट्री है। ये पहले चरण में कहा गया है। दूसरे चरण में ये कहा गया है, सेकेंड स्टेप में ये कहा गया है कि हम लोग एक तो फार्मासिस्ट, फार्मा इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, ये तीन चीजों को स्पेशली ये कहा गया है कि इनके उत्पादन को बढ़ाने पर हम जोर देंगे और इसमें बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसके लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उन कार्यक्रमों को एक इस फंड से राहत दिया जाएगा
और यहां पर बड़ी मात्रा में निवेश किया जाएगा इन क्षेत्रों में, और निवेश करके इनका निर्यात भी किया जाएगा, और जो डोमेस्टिक नीड्स है उसको भी इसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 2 चरण में आत्मनिर्भर भारत अभियान को चलाने की बात की गई है। हेल्थ फैसिलिटी है, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कपड़ा उत्पादन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट कर सकते हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक है, प्लास्टिक है, टॉयस इंडस्ट्री है। इन क्षेत्रों को पहले चरण में लागू करने की वकालत की गई है। दूसरे चरण में हम लोग ये देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री, इसमें तमाम मेडिकल वीपन्स वगैरह शामिल होते हैं और कुछ दवा वगैरह, मेडिसिन वगैरह शामिल होते हैं। इसी तरीके से स्टील इंडस्ट्री, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी। आप जानते हैं कि इसका निर्यात में बहुत बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से होता है, तो इसके निर्यात आय इसकी बड़ी होती है। तो इस तरीके से इसके भी उत्पादन पर विशेष फोकस रखा गया है, और ये कहा गया है कि विभिन्न कार्यक्रमों को संपूरकता प्रदान करते हुए इन सारे क्षेत्रों में एक बड़े लेवल पर निवेश किया जाएगा, जिससे उत्पादकता और उत्पादन दोनों का विस्तार हो, और जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ निर्यात प्रोत्साहन या निर्यात की मात्रा को भी बढ़ाने में सहायता प्रदान करे। तो ये है, हम लोग ये देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब इस अभियान को, चूंकि इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल किया गया है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी में बहुत सारे चीज शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लास्टिक प्रोडक्शन है, टॉयज है ना, तो ये सारे चीज शामिल हो जाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं एनर्जी वगैरह, इनको सभी को इसमें ले लिया गया है। तो सरकार, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको घोषित करने के पश्चात अब टुकड़ों टुकड़ों में विभिन्न मंत्रालय को संप्रेषित कर दिया गया है कि आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अपने यहां से प्रस्ताव को या पहल को ले आइए, और उस पहल पर सरकार विचार करेगी और उसमें फंड को अलॉट करेगी, और फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो आपने पहल या कार्यक्रम बना रखा है उस कार्यक्रमों पर सरकार जो है फंड यहां से रिलीज करके इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम को संपन्न करेगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत भारत निर्माण अभियान के अंतर्गत ही सरकार, हम लोग ये देखते हैं कि अब तक लगभग 25 से 30 क्षेत्रों में काम कर चुकी है। अब इसी से हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न आत्मनिर्भरता योजना में जीविका महत्वपूर्ण होता है। जीविका को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि इसे NHRLM से जोड़ा गया है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि रोजगार प्रदान करना आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है। इनको ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सरकार, हम लोग ये देखते हैं कि इसी अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री, इसी अभियान के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री, जिसे PM स्ट्रीट हॉकर या स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भरता निधि की स्थापना की गई है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, PM यानी प्रधानमंत्री वेंडर स्ट्रीट फंड की घोषणा की गई है। इस फंड के लिए हम लोग ये देखते हैं कि 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि देश में 50 लाख वेंडर को इस निधि से सहायता प्रदान किया जाएगा, ताकि वो अपनी स्वरोजगार को फिर से आरंभ कर सके और अपने रोजगार में लगकर अपनी जीविका अर्जन कर सके या जीविकोपार्जन कर सके। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि PM वेंडर स्ट्रीट फंड यानी PM वेंडर आत्मनिर्भरता फंड भी इसे कहा जाता है। यानी प्रधानमंत्री वेंडर स्ट्रीट आत्मनिर्भरता फंड, इस कार्यक्रम को कहा गया है।
इसमें यह कहा गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए, इसमें यह कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया जाएगा। इसमें 50 लाख वेंडर को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। 50 लाख वेंडर को टारगेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश की सरकार जो होती है वह 12 अगस्त को घोषित करती है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय से केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय से संबंधित जो विभाग है उसी ने इस कार्यक्रम को घोषित करने की पहल किया है। उसने यह स्पष्ट किया है कि अब तक 5 लाख लोगों का आवेदन इस निधि यानी आत्मनिर्भरता निधि योजना के अंतर्गत आ चुका है और इसमें से 1 लाख पहले ही आवेदन लोग कर चुके थे। 1 लाख लोगों के आवेदन को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या किया गया है। तो इसमें देश के जितने भी रेहड़ी यानी ठेलिया वाले हैं, हॉकर हैं, छोटे मोटे दुकानदार और व्यापारी हैं, उन सभी को शामिल किया गया है और इनको यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को इस निधि में से 10,000 रुपए का एक पूंजीगत ऋण प्रदान किया जाएगा। 10,000 रुपए का पूंजीगत ऋण, 10,000 रुपए का पूंजीगत ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वह अपने व्यापार को फिर से शुरू कर सके और अपनी खोई हुई रोजगार को प्राप्त कर सके और अपनी जीविका पार्जन को पूरा कर सके। अब सवाल यह है कि यह 10,000 रुपए ऋण दिया जाएगा तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जो लोग पहले से काम में लगे हुए हैं या जो लोग नए लोग इस श्रेणी में आना चाहते हैं वो लोग ये कर्जा को प्राप्त कर ले और कर्जा को प्राप्त करके या तो अपने पुराने का रोजगार में या तो हम लोग ये देखते हैं कि जो नए लोग हैं वह भी इस रोजगार में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 50 लाख लोगों को इस योजना से या इस निधि से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि व्यक्ति या परिवार का जो सदस्य है या कम से कम एक व्यक्ति जो है वह आत्मनिर्भर बन सके और अपने व्यवसाय को स्वतः संचालित कर सके, वह बेरोजगार न रहे और वह भूखमरी और गरीबी का शिकार न रहे। और इसके लिए सरकार के तरफ से 10,000 रुपए का मदद का प्रावधान एक तरह से सरकार ने किया है कि ये 10,000 रुपए ऋण के रूप में दिया जाएगा और ये पूंजीगत ऋण होगा और इस ऋण की वापसी के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है और इसका भुगतान ऋण वापसी में हम लोग ये देखते हैं कि किस्तों के रूप में करने का प्रावधान सरकार ने कर दिया है कि हर महीना के हिसाब से मूलधन और ब्याज का एक छोटा सा हिस्सा जो हो वह ऋण जो लाभान्वित व्यक्ति है वह सरकार को पुनः चुकता कर सकता है। अब सवाल यह है कि ये 10,000 रुपए का ऋण जो स्ट्रीट वेंडर है उनको मिलेगा कहां से। रेहड़ी वाले हैं, ठेलिया वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी है, इनको ये ऋण मिलेगा कहां से। तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि सरकार ने MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो खोल रखा गया है देश में, जो नया 2015 में लॉन्च किया गया था, MFI के माध्यम से यह ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह जो हमारे देश में 99 से ही कार्य कर रहा है, यह भी 10,000 रुपए का यह छोटा ऋण इसको भी प्रावधान किया गया है। यानी सरकार ये फंड उठाकर किसको देगी तो MFI को देगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को देगी। इसी तरीके से NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्था जो हैं उनको ये फंड दिया जाएगा ताकि वह जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान कर सके और वह ऋण की अधिकतम राशि 10,000 रुपए होगी। और यह राशि हम लोग ये देखते हैं कि प्राप्त करके कोई भी लोग अपने काम में लग सकते हैं और कम से कम इससे बेरोजगारी की समस्या को एक निश्चित तौर पर टाला जा सकता है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम अच्छा है। 10,000 रुपए की भी इस समय मदद एक बड़ी मदद मानी जाएगी और सरकार ने यह भी कहा है कि इसका भुगतान जो होगा वह किस्तों के रूप में कर दे। अगर समय से पहले इसका भुगतान अगर वापसी कर देते हैं इस ऋण का
या समय पर कर देते हैं तो आपको कुल ब्याज में 7% की सहायकी दी जाएगी। और यह सहायकी की राशि जब आप भुगतान कर देंगे ठीक उसके 6 महीना के अंदर आपको डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आपको डाल दिया जाएगा और यह लाभ आपको सीधा मिल जाएगा। इसके अलावा ये चूंकि आमतौर पर यह समस्या देखी जाती है कि कोई भी ऋण सरकार की जो होती है उसके लिए तमाम फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, उसके लिए जमानत या सिक्योरिटी देनी पड़ती है और सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि आम व्यक्ति या गरीब व्यक्ति के पास जमानत देने के लिए कुछ होता नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने देखा है कि सरकार ने यह भी प्रावधान कर रखा है कि इसके लिए किसी विशेष जमानत की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 10,000 रुपए ऋण उन्हें दिया जाएगा और उस ऋण की वापसी जो होगी जो निश्चित तिथि पर कर देंगे उन्हें 7% सब्सिडी दी जाएगी और इसके लिए कोई स्पेसिफिक जमानत की आवश्यकता नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि इस कोविड-19 के काल में सरकार ने ये ऋण देकर एक बहुत बड़ा काम किया है। जो छोटे व्यापारी हैं या कारोबारी हैं जो अपने कारोबार को संपन्न कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप मार्केट में घूमते हैं तो देखते हैं ठेलिया वाले हैं, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई जूता चप्पल मोजा बेच रहा है, उनका इतने में कारोबार हो सकता है और वो कारोबार को अपना यहाँ से जमा कर आगे ले जा सकते हैं और हर महीने जो भुगतान की जो शर्तें हैं वो बहुत उदार है, वो दे सकते हैं और अगर समय पे भुगतान कर देते हैं तो निश्चित है कि इनको एनओसी भी मिल जाएगा और एनओसी मिलने के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि इनको सब्सिडी भी मिल जाएगी। आगे के सरकारी स्कीम में ऐसे लोगों के एनओसी के माध्यम से अन्य भी लाभ मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार ने एक बड़ा पहल किया है और निश्चित रूप से ये पहल सराहनीय है और यह रोजगार को देने वाली है और इससे कारोबार भी बढ़ सकते हैं और इससे कारोबार बढ़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी जो छोटे सेक्टर का योगदान है वो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा होता है। तो ये छोटे छोटे कारोबारी और व्यापारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में या समृद्धि की दर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं पीएम वेंडर स्ट्रीट आत्मनिर्भर फंड, ये एक महत्वपूर्ण फंड है और इसमें वेंडर लोगों को जो रोजगार छिन गया है उनको पुनः देने के लिए पुनः शुरू करने के लिए सरकार ने एक वित्तीय सहायता मंजूर की है और ये ऋण जो होगा वो एमएफआई के माध्यम से मिल सकता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एमएफआई के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी की सहायता से मिल सकता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी की सहायता से मिल सकता है और आप जानते हैं कि यह हर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जा चुका है। तो अपने नज़दीकी केंद्रों से लोगों को मिलना चाहिए और मिलकर इसके बारे में पता कर लेना चाहिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं वो न जाएं यहाँ मेहरबानी करके, यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग जाएं क्योंकि ऋण की राशि बहुत छोटी है और ये ऋण की राशि से छोटे व्यापारी निश्चित रूप से काम अपना शुरू कर सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमारा इतने बात, तो हम इतना ही पर एंड करते हैं। धन्यवाद।